चलिए, अदर रिलीजियस में के बाद जो जनपद आ जाते हैं वे महाजनपद होते हैं। टोटल महाजनपदों की संख्या जो थी वो 16 को थी। ठीक है, उस समय भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब एक ही में था, इसलिए हर जगह पर अलग अलग राजधानी और उसके महाजनपद थे। जनपद हम लोग किसको कहते हैं, या फिर जनपद होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि महाजनपद या उनकी राजधानी एवं भौगोलिक स्थिति क्या क्या थी। कि ये चालू हुई थी 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 6th सेंचुरी में चालू हुआ था। 6th सेंचुरी में जब चालू हुआ था तो अलग अलग जगहों के राजा थे और उन राजाओं ने अपने अपने एक कबीले बनाए। कबीला पहले बना, कबीला। ठीक है, कबीला से बना गांव, गांव से बना एक नगरीय सभ्यता, एक टाउनशिप बना। ठीक है, कस्बा बना, कस्बा। और कस्बा से बहुत सारे लोगों ने निकल निकल कर बाहर बाहर जगहों पर गांव बनाया, जन बनाया। क्या बनाया, जन। और जन के बाद बना, मतलब एक जन से अगर अधिक हो गए तो जनपद, एक गांव से ज्यादा गांव हो गया तो जनपद, और जनपद बहुत सारा मिल गया तो महाजनपद। तो ये कुछ सीक्वेंस थे, इस सीक्वेंस के हिसाब से पूरा आता था। पहले लोग कबीले में रहते थे, एज ए झुंड बनाकर, एज ए ग्रुप बनाकर। जैसे कैसे ये आतंकवादी लोग बोल, आदि मानव लोग कबीला में रहता था। फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हुआ तो गांव, कस्बा ये सब बनाया, फिर जन बनाया, सब कोई मिल के बने, एक ग्रुप बना, एक राजा बना। उसमें से सब कोई को एक रूल्स बताए गए, एक कंक्लूजन बताया गया कि आप इस हिसाब से रहिएगा। ठीक है, एक टर्म एंड कंडीशन रखा गया कि ये राजा महल में राजा बैठेगा, उसके इर्द गिर्द काम करने वाले कुछ लोग होंगे। ठीक है, वो लोग सब क्या कहलाएंगे, जन कहलाएंगे। और बाद में जाकर ये जनपद हो गए, और बाद में और बड़ा हो गया तो महाजनपद हो गया। सबसे बड़ा महाजनपद था मगध महाजनपद, जो कि बिहार में था। ठीक है, मगध महाजनपद बिहार में था। तो टोटल ये बिहार के वाला एरिया था। बिहार वाला एरिया में सबसे बड़ा जनपद था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में टोटल 7 गो वंश आए थे, 7 गो डायनेस्टी आई थी, 7 गो डायनेस्टी। जिससे शॉर्ट ट्रिक अभी हम नीचे लिख दिए है, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। तो मगध महाजनपद या फिर जनपद उसको कहते हैं जहां पर लोग, कुछ लोग बैठ कर अपनी आलोचनाएं करते थे और अपने रूल्स बनाते थे और वहां पे शासन करते थे। ठीक है, प्राचीन भारत में राज्य प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। यूनिटी ऑफ द राज्य अभिषेक जो होते थे, राज्य प्रशासन जो चलाया जाता था, जैसे अभी ये सब सेंट्रल होते थे, सब सेंटर पे होता था कि अपना अपना एक सेंटर बना लेता था। जैसे हाई कोर्ट है ना, कलकत्ता का अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली का हाई कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है। तो अलग अलग जगहों पर अपना अपना एक हाई कोर्ट बना के रखा हुआ था ये लोग, उसी को जनपद। कुछ जनपदों में वर्णन उत्तर वैदिक काल से भी मिलते हैं, उत्तर पोस्ट पीरियड वैदिक काल, पोस्ट पीरियड वैदिक काल से भी मिलते हैं। इसमें लोहे का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ था महाजनपद में, यानी कि आयरन ओर और आयरन बहुत ही ज्यादा मिला था। तो खेती भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। ये लोग टोटली निर्भर थे खेती के ऊपर, इसलिए हम लोग का फर्स्ट डिस्पोजल भी क्या होता है, फार्मिंग ही, फार्मिंग ही आता है। और इसमें इसमें ये जो महाजनपद का जो किताब है, किस किताब में मिलता है, तो बौद्ध धर्म का एक धर्म है, बौद्ध धर्म में ही मिलता है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय नामक एक पुस्तक है, उस पुस्तक में ये पूरा जनपद के बारे में लिखा हुआ है। अंगुत्तर निकाय वो बौद्ध धर्म का है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। तो टोटल महाजनपद पे 16 को महाजनपद था। इसमें कुल 7 वंशों ने शासन किया था वो मगध महाजनपद में। इसका शॉर्ट ट्रिक है हसीन मसूक सा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, हसीन मसूक सा। यहाँ पे हरियांक लिख दिया है, हरियंक होगा। ठीक है, हरियंक हम इंग्लिश में भी नीचे लिख दिए हैं, इसका पीडीएफ छोड़ दिए हैं, ग्रुप में है, चलो देख लो। मगध महाजनपद में टोटल, मतलब सबसे बड़ा महाजनपद क्या था, मगध महाजनपद। तो क्वेश्चन भी इधर से आएगा, इना कि आपको सुंग से आएगा, ये तुम्हारा और भी कैसे कोसाम्बी से आएगा, इस सबसे नहीं आता है, मगध महाजनपद से सबसे ज्यादा आता है। तो मगध महाजनपद का शॉर्ट ट्रिक है आपका हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा। हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन। ठीक है, इसके बाद 2 और बच जाता है जिसका गुप्त वंश भी आ जाता है, गुप्त वंश में। ठीक है, गुप्त वंश अलग से पढ़ेंगे हम लोग। ये तो मगध महाजनपद है ना, लेकिन गुप्त वंश अलग से था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, कौन, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त बोल सब लोग आते हैं।
और इस हर्यंक वंश में बिंबिसार, बिंदुसार नाम सुने हो? तो हर्यंक वंश में बिंदुसार नहीं, बिंबिसार आता है। अजात शत्रु, अशोक, कालाशोक, ठीक है, नंदी वर्मन, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये टोटल है हर्यंक वंश में, ये टोटल 7 गो वंश मगध महाजनपद में आते हैं, मेन मगध महाजनपद में। सबसे पहले हम लोग जनपद देख लेते हैं और उसके कुछ कैपिटल्स देख लेते हैं, और वर्तमान समय में अभी कहां कहां पर है वो सब लिखे हुए हैं। महाजनपद, उनकी राजधानी एवं भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से है? तो मगध महाजनपद यहां पर है। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगीर, फिर वैशाली हुई, फिर पाटलिपुत्रा हुई, यानी कि 3 बार इसकी राजधानी चेंज हुई थी, और सब कोई अलग अलग राजा लोग आया और अपनी राजधानी को चेंज किया। पटना गया अभी कहां पर है? पटना गया में है, जो कि पाटलिपुत्रा था। नाम क्या था पटना का? पाटलिपुत्रा। ये मगध के आसपास का क्षेत्र, मगध, दक्षिण बिहार, 16 महाजन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, क्योंकि यहां पर अधिकतर राजा लोग इधर से शासन किए थे, जैसे अभी दिल्ली, उस समय का मगध। ठीक है। अंग में है चंपा, राजधानी चंपा। आपको याद कौन कौन सा रखना है, हम वो टिक मार देते हैं, आप लोग नंबर लिख लेना। भागलपुर, मुंगेर के आसपास का क्षेत्र पूर्वी बिहार। अंग और मगध याद रखना है। काशी, वाराणसी, काशी से वाराणसी याद रहेगा। वत्स, कौशाम्बी, वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला। कौशल में श्रावस्ती, अयोध्या के पास है, फैजाबाद, अयोध्या यूपी में। ठीक है। अवंती, उज्जैन, महेशमती, महेशमती साम्राज्य, हाँ, बाहुबली, मध्य प्रदेश का। ठीक है। वो पूरा दक्षिण में कब्जा किया था, दक्षिण वाले। यहाँ के लोग वराह पूजते थे, वराह। ठीक है। कोई कोई पूजता था, कोई मार देता था। वराह का मतलब सुअर, पिग। ठीक है। उसको वराह कहते हैं। तो दक्षिण में इसकी पूजा होती है, फूलों की पूजा होती है। तो तेलंगाना और तुम्हारे आंध्र प्रदेश की साइड जाएंगे ना, तो वहां पे पूजा होती है वराह की, क्योंकि बोला जाता है कि वो विष्णु भगवान का अवतार है, वराह थे ना वो अवतार। लेकिन ये लोग मार देता था, ये लोग, ये महेशमती साम्राज्य का मार देता था। ये उज्जैन में था, अवंती। ठीक है, उज्जैन। तो ये मालवा के शासक होते थे, मध्य प्रदेश। मल्ल, कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद पांचाल, अहिछत्र, कंपिला उत्तर प्रदेश में। चेदी, ये शक्तिमानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चेदी, चेदी पूछता है, मल्ल पूछता है, अवंती पूछता है, मगध और अंग पूछता है, वज्जी भी पूछता है। मत्स्य का विराटनगर, जयपुर। कुरु, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं। ठीक है। दिल्ली में था, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र क्या था? कुरु था, कुरु। इसका राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर, जयपुर में है, राजस्थान। कंबोज, हाटक, राजी, हजारीबाग, हजारी उत्तर प्रदेश, जहां से हजारीबाग, यहाँ से केला वाला बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। हाजीपुर, 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 हजारीबाग नहीं, हाजीपुर। सूरसेन, मथुरा, आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोतन, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के घाटी के तट पर। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, दक्षिण भारत का एकमात्र, अस्मक। और गांधार, तक्षशिला। अभी ये कहां पर है? रावलपिंडी, पाकिस्तान में है। ठीक है। रावलपिंडी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में है। और वो कहां गया? 16 को हो गए, 13, 14, 15, 16। ठीक है। तो ये सब अलग अलग जगह के हैं। ये वाला पूछता है कि महाजनपद, मतलब दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, जिसका नाम था अस्मक। ठीक है। कंबोज, हाटक, ये हाजीपुर के समय। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान। कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ के इंतर्गत। चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक है। महेशमती साम्राज्य के ऊपर ही बना हुआ है कौन सी फिल्म? बाहुबली फिल्म। ठीक है। वहां पे असली राजा थे बाहुबली, उनका नाम था, राजा का नाम बाहुबली। महेशमती साम्राज्य था। एकदम सही है, वैसे ही एकदम घर बनाया गया है, वैसे ही पैलेस है, पूरा टोटली पैलेस वैसे ही है। उतना बड़ा बड़ा साम्राज्य था, बड़ा सा, उज्जैन पे। ठीक है। जो शिव मंदिर, शिवलिंग उठाता है, वो कहाँ से उठाया था? उज्जैन के ही इर्द गिर्द से। ठीक है। वहां पे वाटरफॉल है बड़ा सा। हाँ। तो मगध महाजनपद पर टोटल 7 वंशों ने शासन किया था। शॉर्ट ट्रिक है, हसीन, मसूक, सा। हसीन, मसूक, सा। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्णव और सातवाहन। यह कैपिटल एंड करंट लोकेशंस। ओके, ये करंट लोकेशंस दे दिए। क्वेश्चन पूछेगा कि कंबोज, दक्षिण भारत, ये महाजनपद की 16 महाजनपद में या फिर जनपद में
महाजनपद में गांधार क्षेत्र की राजधानी कहां थी? तक्षशिला, गांधार। ठीक है, वैसे ही मल्ल, वज्जी, ऐसे शॉर्ट ये दे देगा। और कितने वंशों ने हर्यंक वंश में शासन किया? या फिर क्वेश्चन पूछेगा बिंदुसार इनमें से किस वंश के शासक थे? बिंबिसार किस वंश के शासक थे? ठीक है, अशोक किस वंश का? कालाशोक किस वंश का? सबसे पहला वंश जो आया था वो था हर्यंक वंश। ठीक है, यहाँ पर भी लिखे थे हर्यंक वंश। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हर्यंक वंश। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, इससे पढ़ाएंगे तो पढ़ाते रह जाएंगे, हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे पहले वंश था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश कब से कब तक चला? तो हर्यंक पहले और थोड़ा सा एक छोटा सा लिख देते हैं। यूपी में उस समय जो वंश थे वो 8 गो, मतलब कि 8 गो महाजनपद था। यूपी में 8 महाजनपद, बिहार में 3, बिहार में 3 महाजनपद थे, राजस्थान में 1, राजस्थान में 1, एमपी मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, और भारत के बाहर विदेश में 2। एक होता तुम्हारा अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। एक अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। ठीक है, 2 गो थे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान। देखो तो कितने हो गए? 8 3 11 5 16। ठीक है, 16 गो महाजनपद। तो बौद्ध धर्म की कौन सी पुस्तक में इन लोग की जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म की कौन सी पुस्तक में? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इन दोनों पुस्तक में क्या मिलता है? तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, आगे बढ़े, चलो हर्यंक वंश देखते हैं। हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे, हर्यंक वंश के मगध महाजनपद में पहला शासक जो था वो हर्यंक वंश था, हसीन मसूक शाह, जिसमें से ह से था हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार, बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार कब संस्थापक हुआ था? ये 544 से लेकर 412 बीसी में, 412 बीसी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ये सब अभी जितना बताएंगे मगध महाजनपद या जनपद सब ईसा पूर्व है। ठीक है, सब के सब बिंबिसार। बिंबिसार किसको मानता था? बिंबिसार मानता था जैन धर्म को, जैन धर्म को मानता था। ये जैन धर्म को मतलब ज्यादा मानता था, जैन धर्म उसमें प्रचलित था, जैन धर्म। ठीक है, इसने युद्ध किया था कहां पर? वैशाली में युद्ध किया था, वैशाली, युद्ध किया था वैशाली को, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया था, वैशाली को जीत नहीं पाया था। ठीक है, तो ये जितना भी हर्यंक वंश सबसे ज्यादा बसा हुआ था मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद कहां पे है? बिहार में है। तो बिहार का रफली नक्शा ये वाला है, यहाँ पे गंगा नदी बहती है, नीचे के साइड था मगध महाजनपद। ठीक है, नीचे के साथ मगध महाजनपद, ऊपर था वज्जी और यहाँ पर था तुम्हारा अंग। ठीक है, यहाँ पे था अंग, ये था वज्जी और ये था मगध। समझ में आ गया? तो एक रफली आइडिया लगा लो कि ये मगध था, ऊपर में था यहाँ पे वैशाली। तो वैशाली को जीतना था, इसको गंगा पार करके जाना था, लेकिन गंगा पार नहीं कर पाता था। लेकिन गया जब तो वैशाली से हार के चला आया, युद्ध करके हार के चला आया। तो इसने क्या कर दिया? विवाह का प्रस्ताव रख दिया।
याद करिए, एगो लड़की थी जो हारी थी, तो विवाह का प्रस्ताव, हाँ, रजिया सुल्तान ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया था। ये भी क्या कर दिया था, विवाह का प्रस्ताव रख दिया जब वैशाली हारने गया। तो ये बहुत ज्यादा विवाह करता था, लगभग 12-13 को विवाह किया था वहां पे। और जहां जहां का छोटे छोटे शासक पे विवाह करता था, वहां वहां के राज्य को हड़प लेता था। तो राज्य हड़प नीति तो इधर से चल रही है ना। तो मगध महाजनपद का ये वाला एरिया वैशाली, और नीचे में है पाटलिपुत्रा। तो ये सब जगहों को वो छोटा छोटा करके जीतता चला जा रहा था। लेकिन जब जीत गया तो भाई उसके बाद वो अपना शासन और भी बढ़ाओ ज्यादा दूर तक। लेकिन इसका बेटा आया, विवाह का प्रस्ताव रखने के बाद इसका बेटा आया, नाम था उसका अजात शत्रु। नाम क्या था, अजात शत्रु, और जन्म से शत्रु, अजात शत्रु। अजात शत्रु, अगला राजा कौन बना, अजात शत्रु, इसका बेटा था। मार दिया इसको, बोलता रोज रोज विवाह करता है, मार देते हैं इसको मार देता है, और अगला शासक बन जाता है। अजात शत्रु बिंबिसार को मारकर अगला शासक बनता है, अजात शत्रु इसका बेटा था, ठीक है। और इसने पूरे वैशाली पर क्या कर लिया, हाँ हाँ अजात शत्रु, ठीक है। और इसने क्या कर लिया, पूरे वैशाली पर जीत काबिल कर लिया, वैशाली जीत गया ये, ठीक है। बाप से नहीं हुआ बेटा करके दिखा दिया, वैशाली जीत गया। कौन, कुछ कुछ जगहों पर वैशाली को छोड़कर, वैशाली जब देखा कि ये हम नहीं जीत पा रहे हैं तो उसको छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद इस सब जगहों पे जो छोटा छोटा एरिया था वो सबको कब्जा करने लगा। और कब्जा करने के बाद इसका एरिया कब जाना चाहता था तब तक तो मारिए दिया ये, ठीक है। वैशाली पे जैसे ही आक्रमण करने चाहता था तब तक मार दिया, और मारने के बाद वैशाली अपने हाथ में कर लिया, ठीक है। वैशाली को इसने जीत लिया। इसको, ये अपने बाप को मारा था, तो पापा को संस्कृत की भाषा में पितृ कहते हैं, पितृ, ठीक है, पितृ। तो इसको कहते हैं पितृहंता, पितृहंता, ठीक है, पितृहंता। पितृहंता क्यों, क्योंकि इसने अपने बाप को मारा था, पितृहंता। हंता का मतलब मारना, हंता का मतलब होता है मारना, पितृहंता, पापा को मारना पितृहंता कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख लो पितृहंता। और इसको क्या कहते हैं, कुणिक कहते हैं, कुणिक। क्यों कुणिक कहते हैं, क्योंकि इसने अपने पिताजी को मारा था। संस्कृत भाषा में पितृहंता और प्राकृतिक भाषा में कुणिक। तो नेचुरल जो भाषा होती थी उस समय दो ही भाषा ज्यादा चलती थी। आपको इसमें भी बताए थे कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म था तो उसमें क्या चलती थी, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, या फिर क्या चलती थी, प्राकृत चलती थी। तो जैन धर्म में तो प्राकृत था और इसमें पाली आ गई थी। तो ये जो भाषाएं होती थी, ये पितृहंता या कुणिक, ये संस्कृत भाषा में, ये संस्कृत था, और ये था हमारा ये वाला था तुम्हारा प्राकृत, ठीक है। ये प्राकृत था नेचुरल, और ये कैसी भाषा थी, तो ये संस्कृत भाषा थी, पितृहंता, ठीक है, संस्कृत भाषा थी। तो क्वेश्चन पूछा है ये वाला कि पितृहंता किसे कहा गया है, ठीक है, पितृहंता किसे कहा गया है इनमें से, तो पितृहंता अजात शत्रु को। और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इनमें से अजात शत्रु जिन्हें पितृहंता भी कहा जाता है, किस वंश से संस्थापक थे, मतलब किस वंश के थे ये, किस वंश से थे, तो हर्यंक वंश से थे। और क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाएगा, हर्यंक वंश में अजात शत्रु ने जो पितृहंता के उपाधि पाई थी, ये कब से कब तक चला, हर्यंक वंश, ठीक है। हाँ हाँ, हर्यंक वंश कब से कब तक चला, तो अगर हम 544 से स्टार्ट किए हैं तो लास्ट में जो आएगा उतने ही दूर तक चलेगा ना। इसके बाद तो कौन आ जाएंगे, नंद वंश, ये हसीन सुनाग वंश, सुनाग वंश चल जाएगा। तो इसका मतलब वहां तक क्या रहेगा, हर्यंक वंश रहेगा, समझा। लगभग 80 सालों तक इन्होंने शासन किया था, 80 साल। आगे बढ़े, तो हर्यंक वंश में बिंबिसार का शासन यहां से यहां तक था, ये सॉरी पूरा हर्यंक वंश इतना था, 544 से लेकर 412 तक। इसके बाद कौन सा आ गया, शिशुनाग वंश आ गया, समझा गया। तो अजात शत्रु जो थे ये वैशाली को जीत चुके थे, और पितृहंता इसलिए कहा क्योंकि अपने पिताजी को मार दिया था। इसने भी शादी का प्रस्ताव बहुत ज्यादा रखा, और इसने भी शादी बहुत सारी की, लगभग 16-17 को शादी किया था, बाप 12-13 को, बेटा और ज्यादा, ठीक है। तो इसने इसके समय में एक मतलब वैशाली पर आक्रमण करने के लिए
इसने अपना एक जासूस रखा था। जासूस यानी कि इस समय के रॉ को कहते हैं, रॉ को कहते हैं ना, तो उसने अपना जासूस रखा था। वो जासूस सबसे फेमस था। अभी हम लोग के जैसे रॉ के फेमस कौन है? अभी हम तो नाम नहीं लेंगे ना, हम नाम लेंगे तो फेमस हो जाएगा। तो रॉ का भी है फेमस, अभी वो है, ठीक है। तो उस तरह से जो जासूस था, उस समय का जो जासूस था, उसका नाम था वर्षकार। नाम क्या था? वर्षकार। वर्षकार नाम था, ये सबसे फेमस था। इसने ही जाके बताया था कि वैशाली में कितने ज्यादा पैदल सैनिक हैं, कितने हाथी वाले पे लड़ने वाले हैं, कितने घोड़े पर लड़ने वाले हैं, सब का सब जाके किसको बता दिया? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने वैशाली जीत लिया इसकी मदद से। अगर ये नहीं रहता तो वैशाली नहीं जीत पाता, ठीक है। तो वैशाली जीत गया किसके वजह से? जासूस वर्षकार की वजह से। इसने दो गो हथियार सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, जैसे अभी AK-47 फेमस है ना, AK-47 बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग फेमस है। अभी तो ऐसा भी निकल गया कि आप अगर इधर पे हो खड़े, अगर मान लो इस कोने पे खड़े हो, तो आपका बंदूक इधर की नली ऐसे मुड़ जाएगी। आप इधर भी रहोगे लेकिन बंदूक की नली ऐसे मुड़ गई ना, तब भी आप मार दोगे। बंदूक की नली कैसी रहती है? सीधी, लेकिन वो बंदूक की नली को टेढ़ी करके उसके बाद मार सकते हो। ऐसा ऐसा बंदूक निकल गया, ठीक है, ऑटोमेटेड है सब। वैसे ही इसने हथियार अपना दो गो हथियार बनाया था। एक था रथ मूसल, रथ मूसल, और एक था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, ये सबसे फेमस फेमस हथियार थे। आपने देखा होगा जब ये बाहुबली फिल्म में कि जब वो रथ लेके निकलता है तो सामने की तरफ एक चक्कर बांधा रहता है और चक्करवा काटते चला जाता है, करते जाता है ना। उसी तरह ये था रथ मूसल। रथ के ऊपर मूसल लगा हुआ था कि रथ के ऊपर कोई भी लगेगा। और रथ किसके होते थे? हाथियों के बने होते थे, बड़े बड़े हाथी थे वो लोग। हाथी रथ मूसल कुछ देता था धर के, ठीक है, ऐसे होते थे। और क्या होता था? महाशिला कंटक। कोई कोई लोग जो होते थे वो बहुत ही ऊपर पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते थे, ठीक है। अब पहाड़ों के ऊपर चढ़ के पत्थर लेके चढ़ते थे, पत्थर। अब पत्थरों से जहां कोई सेना गुजरती थी, उधर मान लो कि कोई घाटी से गुजरी। अब घाटी जो होती थी वो तो दो पहाड़ों के बीच के रास्ते होते थे। अभी दो घाटी से कोई राजा गुजर रहा है या फिर कोई सेना गुजर रही है, इधरी से ऊपर से जो पहाड़ है, पहाड़ से क्या डाल दिया? पत्थर बड़ा बड़ा डाल दिया। उसको कहते थे महाशिला कंटक, ठीक है, महाशिला कंटक। तो ये दो गो हथियार उसके बहुत फेमस फेमस थे, हथियार थे। ये वैशाली तो जीत गया। इसके समय एक हुई थी बौद्ध संगीति, आपको याद है? अजात शत्रु बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? पहला पहला बौद्ध संगीति हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व हुआ था ना। 483 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की। तो पहला बौद्ध संगीति इसी समय हुआ था, अजात शत्रु, ठीक है, प्रथम। और इसके बाद अजात शत्रु ने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इसने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब पहली बौद्ध संगीति हुई तो अजात शत्रु पहले जैन धर्म का ही था, लेकिन बाद में जब इसके पिताजी जैन धर्म को अपनाए थे तो ये भी कौन सा अपनाएगा? जैन धर्म को। लेकिन जब जैसे ही बौद्ध संगीति हो गई गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, तो महापरिनिर्वाण के पश्चात, तो बौद्ध धर्म को ये अपना लिया। इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसके बाप ने जैन धर्म को अपनाया था, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा शादी वादी करता था। वैशाली जीत गया, वैशाली जीत कर अपना राजधानी बनाया। अभी हम लिखाए थे कि एक होता राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, तीन गो था ना एक मगध महाजनपद में, तो हमेशा चेंज करते रहते थे। इसके बाद इसका बेटा आया, इसको मार दिया। नाम था उदाईन। नाम क्या था? उदाईन, ठीक है, नाम क्या था? उदाईन था। ये एकदम घुसखोरी था, जहां जहां चाहता वहां वहां पीता। बेटा था अजात शत्रु, इसका मतलब अजात शत्रु का बेटा था उदाईन। हम यहां लिख देते उदाईन। देखो, अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र, 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 पाटलि पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? इसी ने बसाया था।
लेकिन उसकी राजधानी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था किसने? उदाइन ने बनाया था। समझ में आया? इसका बेटा का नाम क्या था? उदाइन। उदाइन ने इसकी क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी। राजधानी बना दिया पाटलिपुत्र। अच्छा, जब वैशाली को जीता, अजातशत्रु ने वैशाली को जीता और वैशाली को अपना राजधानी बनाया। इससे पहले ये वैशाली को जीतना चाहता था लेकिन नहीं जीत पाया। ये तो वैशाली जीत गया, अपनी राजधानी बनाया और नए शहर की स्थापना कर दिया पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र को अभी हम लोग पटना के नाम से जाने जाते हैं, जानते हैं ना, पटना के नाम से। तो पटना को अपनी राजधानी बनाया था और राजधानी बनाने के पाटलिपुत्र को अपना शहर का स्थापना किया था और राजधानी बना दिया किसने? उदाइन ने। उदाइन ने अपनी राजधानी बनाई, राजधानी बना के चल दिया। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया इसने। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया? 490 ईसा पूर्व। कब बनाया? 490 ईसा पूर्व। ठीक है, 490 ईसा पूर्व। और ये किस नदी के किनारे था? सोन और गंगा नदी के किनारे। सोन गंगा नदी के किनारे था। ठीक है, गंगा नदी के किनारे था। अभी का नाम इसका क्या है? पटना है। उदाइन से आपको इतने ही बस याद रखना है। उदाइन ने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और पाटलिपुत्र 490 ईसा पूर्व इसने रखा था और सोन और गंगा नदी के किनारे बसा था। सोन और गंगा नदी के किनारे। अभी नाम इसका क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका बेटा था शिशुनाग। इसका बेटा था नागदशक। नागदशक, ये तो तीसरा नंबर हो गया ना, उदाइन। ठीक है, पहला हो गया बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, देन उदाइन और नागदशक। नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसने अपना एक सेनापति रखा था, नाम था उसका शिशुनाग। नाम क्या था? शिशुनाग था। सेनापति था उसका शिशुनाग। ठीक है, अगला शासक कौन बन गया? नागदशक। ये एक अयोग्य शासक था। ये शासक बढ़िया नहीं था। और आपको पढ़ाए हैं हम मेडाइवल में कि जब कभी भी कोई चीज अयोग्य रहते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। जैसे रजिया सुल्तान ठीक थी लेकिन फिर भी मर गई, किसके वजह से? वो 40 को जो तुर्क सरदार थे उनके वजह से। उसके बाद बलबन जो आया वो सही सलामत था, लेकिन बाद में क्यूमर्स कैकुबर आए, वो लोग मार दिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो लोग अयोग्य हैं उनके लिए ये दुनिया है ही नहीं, है ना। वो लोग दूसरे दुनिया में जीते हैं। ये भी बेचारा अयोग्य था, इसको मार दिया किसने? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग बेटा नहीं था, याद रखना। ये क्या था? सेनापति था। किसका सेनापति था? तो नागदशक का सेनापति। टोटल आपको याद रखना है कि हर्यंक वंश में कितने शासक आए? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदाइन और नागदशक। ठीक है, 4 गो। तो इनमें मेन यही 4 हैं, और भी बहुत सारे थे लेकिन मेन कितने हैं? यही 4 है। याद रहेगा। अब आप लोग को कुछ ये दिखा देते हैं हम उसमें से। ये रहा हर्यंक वंश 544 से लेकर 412 ईस्वी तक। बिंबिसार का शासनकाल 544 से लेकर 492। इसके बाद याद दिलाने की ये कुछ संकेत हैं कि 544 ईसा पूर्व बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार ने हर्यंक वंश के स्थापना के जो राज्य में विस्तार का प्रभारी था, मतलब राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा तेजी से कर रहा था, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया था। ये बिंबिसार भगवान महावीर के साथी और बुद्ध के समर्थक थे, मतलब गौतम बुद्ध के भी ये समर्थक थे। गौतम बुद्ध को भी बिंबिसार मानता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजा बिंबिसार के बुद्ध में पहली मुलाकात बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पहले हुई थी। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पहले हुई थी गौतम बुद्ध के साथ। इनकी जो भेंट थी वो गौतम बुद्ध के पहले हुई, मतलब ज्ञान प्राप्ति के पहले हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध से। बिंबिसार का शासन विवाह संबंधों और आक्रमणों के माध्यम से मजबूत हुआ। विवाह करने के बाद, ऐसे लड़ लुड़ के नहीं। ठीक है, राजगिरी हर्यंक वंश की राजधानी थी। हर्यंक वंश की राजगीर, ठीक है, राजगीर थी। इसके बाद अजातशत्रु आया 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व। ठीक है, अजातशत्रु ने कौशल और काशी को जीतने की कोशिश की और इसके बाद मगध और कौशल के बीच एक विलंबित संघर्ष शुरू हुआ। अंत में अजातशत्रु और कौशल राजा के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। शांति बनाए रखने के लिए कौशल राजा को अपनी बेटी अजातशत्रु के देने के लिए कौशल जीतने चाहता था, लेकिन नहीं जीत पाया। तो कौशल के राजा ने क्या कर दिया? अपनी बेटी से उसको शादी करा दिया। ठीक है, संघर्ष को समाप्त करने के लिए काशी को भी अजातशत्रु को देने का प्रस्ताव दे दिया गया था। तो काशी और कौशल दोनों जीत गया था। काशी जो कि वाराणसी थी उसकी राजधानी।
याद दिलाने के लिए संकेत क्या क्या है? अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में 461 ईस्वी पूर्व तक इस वंश का शासन किया था। ठीक है, जो हम छोटा छोटा करके नोट्स लिख रहे थे ना अभी, वहां पर यही सब थे। ठीक है, अजातशत्रु ने विजय और विकास की व्यवस्था का पालन किया। उनके शासनकाल के दौरान मगध उत्तर भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य बन गया था। इसके शासनकाल प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, साबक मीर शासन का समय, उदायीन का शासन 464 से लेकर 444, ये पीछे चल रहा है सब शासन। ठीक है, शासनकाल के दौरान मगध की राजधानी दिल्ली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया इसने, और उनके बेटे अनिरुद्ध ने अपनी उसकी हत्या कर दी। अनिरुद्ध, ठीक है, इसका बेटा था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, उसके बाद वो आया था उदायीन के बाद। कौन आया था उदायीन के बाद? शिशुनाग आया था ना। तो देखो उदायीन तो एक, उदायीन जो था, उदायीन के बाद नागदशक आया ना। उदायीन के बाद एक और आया था जिसका नाम था अनिरुद्ध, इसी को नागदशक कहते हैं। ठीक है, अनिरुद्ध को ही क्या कहते हैं? नागदशक कहते हैं। समझ में आया? हाँ हाँ ना, उदायीन का बेटा नागदशक, नागदशक ने अपना सेनापति रखा था शिशुनाग को। ठीक है, तो उदायीन का बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध को ही हम लोग क्या कहते हैं? नागदशक कहते हैं। तो नागदशक तो एक ये था, मतलब अयोग्य शासक था। तो नागदोषक, देखो यहाँ नागदोषक लिखा हुआ है, अपने पिता की जगह ले लेता है। ठीक है, यानी कि उदायीन और नागदशक के बीच में एगो और आया था जिसका नाम क्या था? अनिरुद्ध था। लेकिन एक अयोग्य शासक था, नागदशक भी एक अयोग्य शासक था। लेकिन ये सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर करता था? तो शिशुनाग पे करता था। ठीक है, शिशुनाग पर। इसलिए अगला शासक कौन बना? शिशुनाग। और उसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया, शिशुनाग राजवंश। ये चला 412 से लेकर 344, यानी कि टोटल हर्यंक वंश चला था। जो हर्यंक वंश कब से कब तक चला था? हर्यंक वंश 544 से लेकर 412 या 13, 412 तक चला था। ठीक है, तो टोटल हर्यंक वंश 544 से लेकर 412 हर्यंक वंश। समझ में आ गया? ठीक है, तो टोटल 4 जन का आपको नाम याद रखना है। 4 लोग में से कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायीन और नागदशक। ठीक है, नागदशक अंतिम शासक था, और इसके बाद उसने अपने सेनापति शिशुनाग को रखा, नेता बनाने के मजबूर होना पड़ा, और उसके बाद वो मारा गया। कौन? उदायीन मारा गया। याद रखने के लिए संकेत क्या है? उदायीन हर्यंक वंश का तीसरा राजा और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। 460 ईसा से लेकर 444 ईसा पूर्व तक उसके उदायीन ने हर्यंक वंश का शासन किया। उदायीन ने मगध के राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दिया। उदायीन की हत्या उसके पुत्र अनिरुद्ध ने कर दिया, उसके बाद राजा बना। उदायीन के बाद हर्यंक वंश शासन का पतन हो गया। उदायीन के बाद, ठीक है, उदायीन के बाद टोटल हर्यंक वंश खत्म हो गया। इसके बाद आया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग, शिशुनाग पाल। ठीक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश कब से कब तक चला? तो शिशुनाग वंश चला 413 से लेकर 395, 413 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 395 ईस्वी पूर्व तक। हाँ हाँ 344 लिख लो, उतना ही 340। ये 412 से लिखा होगा, है ना? 412, 412 ही मान लेते हैं। 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व बीसी। हर जगह अलग अलग लिखा रहता है, ये सब लगभग लगभग है, सब हम लिख देते हैं लगभग लगभग लगभग। ये सब की जानकारी उतनी अच्छे से नहीं मिलती है। ठीक है, शिशुनाग, शिशुनाग वंश जो था ये एक योग्य शासक था मगध महाजनपद में। वंश भी था ठीक ठाक, और शिशुनाग जो था ये भी योग्य था, योग्य शासक था, योग्य शासक। इसने अपना क्या किया था? इसने अपना विस्तार किया था, साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था, साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार किया था। और इसने क्या किया था? विशाल भूभाग पर अपनी जमीन को दान में देता था, और साथ साथ कब्जा भी करता था। ठीक है, दान और साथ साथ कब्जा भी कर दिया था, अधिकार भी किया था। मगध ने, मगध से लेकर बंगाल की सीमा तक, मगध से लेकर
बंगाल की सीमा तक, बंगाल की सीमा तक इसने अपना शासन किया था, बंगाल की सीमा, और बाद में मालवा, बाद में मालवा। ठीक है, इसमें एक मैप है, आपको दिखाते हैं हम मैप, बहुत सुंदर मैप है। बहुत सुंदर है, ये देखो। ठीक है, मगध महाजनपद की है, मगध महाजनपद। टेढ़ा बेका दिखाई दे रहा है क्या? इतना बड़ा था मगध महाजनपद। यहां पे था मालवा, ये वाला क्षेत्र जो था ये मालवा था। तो मालवा क्षेत्र पर भी कब्जा किया था, साथ साथ बंगाल में भी। किसने? शिशुनाग ने। ठीक है, और ये देखो, ये पूरा अशोक के समय का है, पूरा भारत, अखंड भारत इसको कहते हैं। किसके समय? अशोक। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य में। देख रहे हो कौन लड़ेगा इससे? इतना बड़ा साम्राज्य कब्जा करके रखा है, कोई हिम्मत है सपने में भी आके इसमें झांक ले कि आओ बेटा तुमको झांक लेंगे? पाटलिपुत्रा, बोध गया, उज्जैन, सांची, सब जगह पे स्तूप बनवाया था, और इस सब जगहों पर इसका अभिलेख मिलता है। ठीक है, अभिलेख मिलता है लोग का। अभी देखो, तोड़ ताड़ के रख दिया इतने बड़े साम्राज्य को। अगर कोई मान लो कि इतना बड़ा साम्राज्य कब्जा करके रखा हुआ कोई एक आदमी, तो उसका कितना विश्व में नाम होगा, कितना बड़ा नाम होगा कि इतना बड़ा साम्राज्य को कब्जा करके रखा है अकेले। लेकिन अभी तोड़ ताड़ के रख दिया। ये मगध महाजनपद। ठीक है, मगध महाजनपद और भी फैल गया, ये धीरे 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 पूरा कब्जा कर लेता है, खाली लास्ट के ये वाला एरिया को छोड़। ठीक है, ये वाला एरिया को आगे बताएंगे वो सब क्या है। तो ये मगध महाजनपद का हिस्सा था। शिशुनाग, देखो, लगभग 1500 ईसा पूर्व जब वैदिक सभ्यता में भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी पकड़ बनाई, तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में विभिन्न राजनीति समूह उभरे थे। यह 6ठी शताब्दी में पूर्व में बदला गया पूर्व समृद्ध सिंधु और गंगा मैदानों के कुछ उभरे हुए राज्य थे, जो कि 412 ईस्वी से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश में मगध पर शासन किया था। शिशुनाग और कालाशोक, शिशुनाग राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे शिशुनाग। इसके बाद आया इसका बेटा कालाशोक। ठीक है, उसको किसी चीज का शोक नहीं था, इसी सब का नाम रखते रखते वो एगो नाम रख लिया, अशोक। ठीक है, यही लोग का नाम पढ़ते पढ़ते। ये बौद्ध परिषद थे। इसके अलावा उसके शासनकाल दौरान लगभग 383 ईसा पूर्व हुई थी। इसके शासनकाल के मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, आधुनिक पटना में। स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण प्रकरण के लिए राजा जाना जाएगा, जो मूल रूप से अजातशत्रु और उसके बेटे उदय द्वारा बनाया गया एक किलाबंद शहर था। एक तेजी से मगध विकास हुआ था, किलाबंद शहर में तेजी से मगध विकास हुआ था। इसके बाद आया था तुम्हारा कालाशोक आया था। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में, शिशुनाग में। तो इसने साम्राज्य का विस्तार कहां से कर दिया था? मगध से लेकर बंगाल की सीमा तक और तथा मालवा भी। ठीक है, मध्य प्रदेश का ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवा कहलाता है, मालवा। इसने अवंती पर भी कब्जा किया था, अवंती। देखो कैसे मिला रहा है, 16 गो महाजनपद था ना, 16 गो महाजनपद में वो लोग मिला लिया वैशाली, वैशाली मिला लिया हर्यंक वंश, और अवंती को मिला लिया किसने? शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश ने अवंती को मिला लिया। इसने वैशाली को भी बनाया, दूसरा नगर अपनी राजधानी बनाया था। इसके समय, शिशुनाग वंश के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, कहां पर? वैशाली में। वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था इसने। ठीक है, और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी ना? शिशुनाग कब आ गया? कालाशोक के समय हुई थी। इसने तो वैशाली में जाके संघर्ष किया था ना, वैशाली को जीता था। इसकी मृत्यु हो जाती है 395 ईसा पूर्व। इसकी मृत्यु हो जाती है 395 ईसा पूर्व। इसके बाद इसका बेटा आता, नाम था कालाशोक, कालाशोक। यही साम्राज्य को हम लोग कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। नहीं लग रहा है ऐसे कि राजा का बेटा राजा बन रहा है? तो कालाशोक। ठीक है, इसको काकवर्ण भी कहते हैं,
काकवर्ण, कालाशोक। इसका समय काल चला था 395 से लेकर 377 तक, ईसा पूर्व तक। 395 से लेकर 377, खाली इसका, किसका? कालाशोक का। ठीक है, देखो इसके समय जो राजधानी थी वो कहां थी? इसके समय जो राजधानी थी, ना ना, अवंती बनाया था। इसके बाद फिर इसने क्या कर लिया? वैशाली को अपना राजधानी बनाया। इसने राजधानी बनाया, कालाशोक ने वैशाली को वापस राजधानी बना दिया। पाटलिपुत्र था ना। इसके बाद इसके समय না না পাটলিপুত্রের মধ্যেখানে ছিল না, পাটলিপুত্র দিল, তারপর শিশুনাগ वैशाली के बनाते যাচ্ছিল কিন্তু হয়নি, अवंती के बना लो, क्योंकि अवंती जीत गया था। अवंती नहीं बन पाया तो कालाशोक ने फिर से वैशाली को राजधानी बना लिया। और कालाशोक बहुत खतरनाक था, अपने बाप से भी खतरनाक था। ठीक है, अशोक उससे भी खतरनाक। टोटल मगध महासाम्राज्य पर जितने भी वंश आए, सबसे खतरनाक अगर मेरे नजरों में कोई है तो अशोक है, क्योंकि वो इतने बड़े साम्राज्य को कब्जा किया था। ये लोग तो टोटल खाली अभी चल रहे हैं अपनी वैशाली, तो कभी राजधानी, और उसने एक ही को राजधानी बनाया पूरा, मतलब भारत जीत गया। ठीक है, एक ही को राजधानी। ये लोग कभी कभी राजधानी बदलते रहते थे, क्योंकि किसी ना किसी का आक्रमण होते रहता था, क्योंकि भारत में लोहे की खोज हो गई थी और लोहा बहुत प्रचलन था, तो विदेश से भी लोग आते थे लोहा लेने के लिए। ठीक है, तो लोग आक्रमण करके लेके जीत के लेके चल जाते थे, तो इस कारण इसने अपनी राजधानी चेंज करते रहता था। ठीक है, इसके समय क्या हुआ था? कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति, याद है आपको? पहली बौद्ध संगीति 483 में, दूसरी बौद्ध संगीति 383, और तीसरा 255, है ना, 255, और चौथा प्रथम सदी, है ना। तो दूसरी बौद्ध संगीति इसके समय हुआ था, कालाशोक के समय। अध्यक्ष कौन थे इसके समय? साबक मीर, अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, इसी समय न गिनेंगे। 395 से लेकर 377 इसीलिए लिखे हैं, बस इसके लिए लिखे हैं ये वाला, नहीं तो बाकी देखो किसी में नहीं लिखे हैं, समझ में आया? इसके लिए लिखे हैं। तो 383 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक, कालाशोक के बारे में जान जाते हैं थोड़ा। कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्रा से स्थानांतरित कर दिया वैशाली में। ठीक है, पाटलिपुत्रा किसके समय तक थी? शिशुनाग तक थी, लेकिन शिशुनाग के बाद कालाशोक ने क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया वैशाली में। उन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। नंद वंश के सिंहासन रूढ़ होने के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। नंद वंश, इसके बाद कौन सा वंश आ जाएगा? नंद वंश। कालाशोक के बाद आ जाएगा, इसके बाद और एक तो बचेंगे नंदी वर्मन, लेकिन नंदी वर्मन वही अयोग्य शासक, जैसे उसमें था नाग दशक, इसमें था नंदी वर्मन। नंदी वर्मन के बाद आएगा नंद वंश। नंद वंश में सबसे मेन थे घनानंद, धनानंद। ठीक है, धनानंद। तो शिशुनाग वंश का स्वर्णारोहण कहा जाता है। शिशुनाग के जीवन और बचपन के बारे में ज्यादातर जानकारियां नहीं है शिशुनाग में। ठीक है, बचपन में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। हरियंक वंश के योद्धा सम्राट एक एक के प्रति हत्या के जरिए सिंहासन पर बैठते रहते थे। आंतरिक पारिवारिक नरसंहार के आम लोगों को क्रोधित कर दिया था, जिन्होंने राजवंश के अंतिम राजा संवत नाग दशक को हटा दिया गया। इसके बाद कौन बना? नाग दशक, और उसकी हत्या राज के सबसे योग्य थे। इसके बाद अलग अलग लोग, शिशुनाग वंश के बाद बहुत सारे वंश आए। शिशुनाग पहला राजवंश का पहला राजा तब सत्ता में आ गया था, ये लोग सब शिशुनाग के वंश के ही थे। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा ये मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। ये देखो शिशुनाग वंश में कौन कौन से थे? महाराजा शिशुनाग, महाराजा कालाशोक, क्षेम धर्मन, छतरास और महाराजा नंदीवर्मन। नंदीवर्मन एक अयोग्य शासक थे। ठीक है, लेकिन तीन गो आप लोग को इसमें नाम याद रखना है, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्मन और महानंदी। ठीक है, तो नंदीवर्मन के बाद महानंदी वंश का अंतिम शासक, उनका साम्राज्य उसके बेटे महापदम नंद के पास कब्जा कर लिया, महापदम नंद। और महापदम नंद के बाद आ गया नंद वंश। ठीक है, वही नंद वंश को हराकर फिर आ जाता है मौर्य वंश। नंद वंश को हटाकर आ जाता है मौर्य वंश।
ठीक है, तो अब आप लोग को थोड़ा सा कंक्लूजन याद कर लेना है कि क्या क्या पढ़े। सबसे पहले पढ़े आप हर्यंक वंश। हर्यंक वंश जो था ये कब से कब तक चला? ये चला 544 से लेकर 412 ईस्वी। इसमें राजा कौन कौन आए? राजा आए बिंबिसार, बिंबिसार अजात शत्रु, उदायीन और नागदशक। नागदशक आया। नागदशक के बाद कौन सा वंश आया? ये अयोग्य शासक था, इसको मार दिया किसने? शिशुनाग ने। किसने मार दिया? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपना वंश निर्धारण किया, शिशुनाग वंश। इसके प्रथम शासक थे शिशुनाग, शिशुनाग। इसके बाद कौन आए? कालाशोक। कालाशोक। अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। और कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति जो कि किसके समय? 383। ठीक है, कालाशोक के बाद कौन आए? तो कालाशोक के बाद आए नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन के बाद महापदम नंद। महापदम नंद। महापदम नंद को ही नंद वंश के संस्थापक मानते हैं। ठीक है, इसके बाद राजा आया कौन? घनानंद। ये एक अयोग्य शासक था, मार दिया किसने? घनानंद ने मार दिया। घनानंद मार के आकर नंद वंश की स्थापना करता है। नंद वंश की, नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापदम नंद ने। और महापदम नंद में सबसे योग्य शासक कौन हो गए? घनानंद हो गए। तो घनानंद के समय एक शिक्षक थे तक्षशिला के। तक्षशिला के एक शिक्षक थे। तक्षशिला भी कहां पर है? पाकिस्तान। ठीक है, रावलपिंडी में। रावलपिंडी। ठीक है, तक्षशिला के एक शिक्षक थे, बहुत ही महान शिक्षक, नाम था उनका कौटिल्य। नाम क्या था? कौटिल्य। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी कौटिल्य। इन्हीं का नाम था चाणक्य। इन्हीं का नाम चाणक्य। इसलिए इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। ठीक है, ये तक्षशिला के क्या थे? एक शिक्षक थे, नॉर्मल शिक्षक। ठीक है, इसलिए शिक्षक लोग से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक भिखारी आदमी को, एक भिखारी लड़का को, एक बहुत ही नीच जाति के लड़के को क्या बना दिया इन्होंने? राजा बना दिया। किसके घमंड के कारण? किसके घमंड के कारण? तो नंद वंश के घनानंद के घमंड के कारण। घनानंद के घमंड के कारण घनानंद के समय 323 ईसा पूर्व पहले बेबीलोन की सभ्यता थी। और बेबीलोन की सभ्यता जो थी वो यूरोप में पूरी फैली हुई थी। और वहां का एक राजा था, नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर महान, जो कि अपना नाम चेंज करके क्या लग गया था? सिकंदर। भारत में जैसे आया ना तो उसका नाम चेंज हो गया था सिकंदर, नहीं तो ऐसा नाम क्या था? अलेक्जेंडर। विश्व विजेता कहलाता था। विश्व विजेता कहलाने का मतलब है कि पूरा विश्व नहीं, उस समय जो फेमस राज्य थे या देश थे उसको विश्व कहते थे। ठीक है, जैसे प्रथम विश्व हम लोग किसको मानते हैं? अमेरिका को। दूसरा विश्व किसको मानते हैं? रूस को, रशिया। और वैसे तीसरा विश्व कौन है? हम लोग का भारत। तीसरा विश्व, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो उसी तरह 323 ईसा पूर्व पहले एक विश्व था, नाम था उसका बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन। तो बेबीलोन की सभ्यता का पतन किसने कर दिया? सिकंदर ने कर दिया। तो सिकंदर सोचा कि बहुत सारा पूरब में जीत गए हैं, तो अब पश्चिम में जीत गए हैं, अब चलते हैं पूरब की ओर। पूरब मतलब ईस्ट की ओर चलते हैं। तो हम लोग का भारत तो ईस्ट में पड़ता है। तो उसको भारत समझ में आया कि भारत में बहुत सारे ऐसे शासक है जो राजा को ही राजा मार मार के अपना राजा स्थापित कर रहा है। तो इससे काम करते हैं कि चल देते हैं किसकी ओर? पूरब की ओर ही। अब बचेगा तो मारेंगे, तो मारेंगे, वैसे भी मेरा उम्र हो ही गया है। ठीक है, अब मारेंगे। तो इसने क्या कर दिया? भारत की ओर कूच कर दिया, भारत की ओर चला आया। तो तक्षशिला के एक शिक्षक थे, नाम था कौटिल्य। इनको पता चला कि एक बहुत ही खतरनाक योद्धा जिसका नाम सिकंदर है, ये पूरे विश्व पर कब्जा करने चल दिया है। और उस विश्व में हमारा देश भी आता है। ठीक है, तो ये गए, चाणक्य गए घनानंद के पास। धनानंद, ये पी के एकदम बवाल था, पी के बवाली कर रहा था और इधर उधर जा रहा था। ये कौटिल्य आए, चाणक्य आए इसके पास, धनानंद के पास, और आके बोले
कि सिकंदर घुस गया है भारत में, ब्यास नदी को पार करने वाला है, ब्यास नदी को। इससे पहले वो भारत में घुसे, इससे पहले आप अपनी सेना भेजकर उसको रोक लीजिए, ठीक है, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। बोलता है कि तुम ना मामूली सा शिक्षक, तुम हमको आके मतलब ऑर्डर देगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम मामूली से शिक्षक, कहाँ पे, कहाँ से हो तुम, कहाँ से आए हो, पकड़ के उठा के भिजवा दो, फेंकवा दो। चुटिया धर के उखाड़ के फेंकवा दिया, ठीक है। उसको कहते हैं शिखा, जो पंडित लोग की चुटी होती है ना, उसको शिखा कहते हैं। शिखा खुलवा के भिजवा दिया, बाहर फेंकवा दिया। ये बोले कि अगर हम किसी को बना सकते हैं ना, तो हम किसी को बिगाड़ भी सकते हैं, और शिक्षक से पंगा नहीं, तुम्हारा लाइफ हम बिगाड़ के रख देंगे। और घरानंद, जब तक तुम्हारा साम्राज्य नहीं गिरा देंगे तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे, ठीक है, ऐसा कहे। घनानंद बोला जाओ, तुम्हारे जैसा बहुत सारे देखे हैं, हमको पीने दो, हमको पीना है। खूब पिया बेटा, आप फेंकवा दिया घर से, मतलब बाहर निकलवा दिया। वहीं पे बैठ के बच्चा एगो रो रहा था, नाम था उसका चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। आया तिलकधारी एकदम टाइप का, तुम कौन है बेटा? बोला गुरुजी आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपसे पीछे पीछे एकदम दौड़ रहे हैं, हमको शिक्षा चाहिए, शिक्षा दिलवा दीजिए। कोई भी हमको शिक्षा नहीं दे रहा, और तक्षशिला में इवन एंट्री भी नहीं मिल रहा है। बोला ठीक है, तुम ही योग्य हमको लगता है, तुमको एक काम करते हैं, तुमको शिक्षित तो करेंगे ही, साथ साथ राजा भी बना देंगे। क्या तुम राजा बनना चाहते हो? बोला हाँ राजा बनना चाहते हैं। राजा बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन शिक्षक देखो, शिक्षक चाहता तो खुद भी राजा बन जाता, लेकिन किसी ना किसी की मदद की जरूरत होती। एक कमेटी तो बैठानी पड़ेगी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, बिना मिनिस्टर्स के प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए बाद में जाके मौर्य वंश चालू हुआ, और घनानंद का नंद वंश क्या हुआ, खत्म हुआ। तब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, और राजा बनने के बाद अपना वंश चलाया, और सबसे देर तक चला था, और सबसे मगध महासाम्राज्य में सबसे बड़ा अगर कोई वंश चला था तो मौर्य वंश था, सबसे शक्तिशाली। इसमें सबसे खतरनाक थे अशोक। और एगो आएंगे बिंदुसार, एगो थे बिंबिसार, वो हरियंक वंश से थे। मौर्य वंश में आएंगे बिंदुसार, समझ में आया? तो मौर्य वंश को अगले क्लास में कर लेंगे, खतरनाक क्लास है इसीलिए, ठीक है। उसमें आपको बताएंगे राज्य कैसे हड़पा जाता है, और कैसे हड़प रहे हैं लोग धीरे धीरे करके। वैसे ही मौर्य वंश में कैसे कैसे कार्नेलिया से शादी हुआ, कैसे अलेक्जेंडर को भगाया, 20 कन्या का इस्तेमाल कैसे हुआ, ठीक है, कैसे जहर दिया गया, और कैसे एक नहीं होता है, बोला जाता है कि अफवाह फैला दी है, अफवाह फैल गया है, उस अफवाह के कारण ये जीत जाते हैं, ठीक है, अफवाह के कारण। अफवाह वाली कहानी सुनी हो कि नहीं? अफवाह वाली कहानी सुनी हो कि ब्यास नदी को पार कोई कर जाएगा ना अगर, तो वो मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, ये कहानी है, और एगो अफवाह है। हाँ, ऐसे थोड़ी भागा था, उसको जाके लोग बता दिया था। देखो सेना अगर किसी के साथ नहीं रहेगी तो अकेले क्या कर पाएगा, और सेना ही भाग गई तो सिकंदर भी कुछ नहीं कर पाता था। सिकंदर चूंकि पूरा हवाला दिया था कि कौनो छोड़ के भागा तो मार देंगे हम पहले, अफवाह से तो बाद में मरेगा, लेकिन हम पहले मार देंगे, लेकिन फिर भी वो लोग, इतना डर है, अफवाह है, काला जादू। हाँ? चलो आज इतने रहने, ठीक है।